किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पर नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स है तो सबसे पहला जो एल्डिहाइड बनता है वो बनता है HCHO। अब यहाँ पर HCHO क्यों बन रहा है? क्योंकि जो CHO है एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO में ऑलरेडी एक कार्बन तो है ही, उसमें CHO में ऑलरेडी एक कार्बन तो है ही। तो अगर मुझे उसका फर्स्ट मेंबर बनाना है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को 1 रखना है तो फिर मुझे कार्बन एटम और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, उसी से काम बन जाता है। तो देखिएगा एल्डिहाइड्स के एग्जांपल, HCHO। तो ये जो HCHO है ये किस तरीके से बनेगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये तो कहलाता है CHO। CHO के स्ट्रक्चर, CHO का स्ट्रक्चर इस तरीके से। उसके बाद ये देखिएगा कि ये CH है और ये डबल बॉन्ड O है, तो ऑलरेडी एक तो कार्बन है ही यहाँ पर। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन की 3, 1, 2 और 3 बॉन्ड्स तो यहाँ पर बन रहे हैं। एक बॉन्ड बचा तो एक बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया और यहाँ इसके साथ में H जोड़ दिया। तो HCHO इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल्डिहाइड में हम क्या करते हैं, एल्केन है ना, एल्केन का ई हट जाएगा लास्ट में से, ALKANE होता है तो ई हट जाएगा और प्लस एल्डिहाइड का जो अल है ये अल लग जाएगा, ठीक है, एल्केनल ये बन जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का मतलब क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन का ई हट गया तो मीथेनल। मीथेनल, अब ये मीथेनल बन गया। अब क्या करना है कि इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब फॉर्म और फॉर्म के आगे एल्डिहाइड लिख दो, ठीक है, ये एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही सेकंड देखेंगे, इसका जो सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर में हमको क्या करना पड़ेगा? जब भी हम सेकंड मेंबर की बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को 2 हो जाए। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो गया तो 2 करने कार्बन एटम। तो कैसे करेंगे? इसका नाम है CH3CHO। CH3CHO, तो इसको कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और फिर यहाँ पर एक C, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन आ रहे हैं। देखिए एक तो एक कार्बन तो CHO में लगा रह गया और CH3 के लिए क्या करेंगे? C के साथ में 3H, CH3CHO ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि 2 कार्बन एटम है और हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो इथेनल और कॉमन नेम हाँ जी, इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद अगला देखिएगा, नेमिंग ऑफ CH3CH2CHO। CH3CH2CHO है ना, इसकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा फिर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये तो है, ये तो CHO हो गया, तो CHO तो इधर हो गया। अब इधर आ जाएगा CH2, तो CH2 का मतलब 1 H ऊपर 1 H नीचे, इधर आ जाएगा CH3, तो इसका मतलब 1 H ऊपर 1 H इधर 1 H इधर, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि 3 कार्बन एटम, क्या बोलेंगे बताओ? प्रोपेनल, ठीक है। इसका कॉमन नेम कुछ नहीं है, बस पहले जो 2 मेंबर्स हैं उनका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। क्या कॉमन नेम सर? अरे हाँ, ये तो है प्रोपियोनल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपियोनल्डिहाइड।
अच्छा, और हमेशा इसी तरीके से लिखा हुआ है या आप इसी तरीके से लिखें ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे CHO है तो CHO के साथ में हमने H लिख दिया तो ये तो मीथेनॉल बन गया। ठीक, उसके बाद अब हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इथेनॉल में हमको क्या करना पड़ेगा। इथेनॉल का मतलब ये है कि हमने इथेन लिया, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह CHO लगा दिया। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह CHO लगा दिया तो इथेन का क्या होता है C2H6। तो आप इसको इस तरह से CH3CHO ये लिखने की बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H5O। हाँ नहीं, गलत बोल रहा हूँ। H4 C2H4O। ये कैसे बना, जो हमने इसमें लिखा है कि इसका जनरल फॉर्मूला ये भी होता है CnH2nO। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CnH2nO। वही काम वहाँ पर भी कर सकते हैं। कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 हाइड्रोजन है तो C3H6O ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद एक स्ट्रक्चर देखिएगा क्या पूछ रहे हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड हेक्सेनल। हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल, तो हेक्सेनल का स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन हटा देना है। हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और CHO जो है, CHO में तो ऑलरेडी एक कार्बन है ही, तो आपको क्या करना है हेक्सेनल बनाने के लिए पेंटेन में से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। समझ गए, पेंटेन में से। ये कैसे होगा देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 तो हो गए नॉर्मल जो कार्बन होते हैं और छठा वाला लिखेंगे CHO वाला, तो C डबल बॉन्ड टू C डबल बॉन्ड H। 1 2 3 4 5 6 6 बन गए। अब ये वाला जो कार्बन है एक बॉन्ड इधर तो 2 बॉन्ड बचते हैं तो हाइड्रोजन, इसका भी एक इधर तो 2 बचते हैं हाइड्रोजन सिमिलरली, ऊपर हाइड्रोजन इधर नीचे हाइड्रोजन सिमिलरली, हाइड्रोजन H। इस तरीके से ये हमारा हेक्सेनल बन गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के बाद अगला टॉपिक करेंगे कीटोन। एल्डिहाइड्स क्लियर है, ठीक है। एल्डिहाइड्स के बाद अगला टॉपिक करेंगे कीटोन। अगला है कीटोन्स। तो इसमें है कीटोन्स आर द कार्बन कंपाउंड्स। कीटोन्स आर द कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या होता है CO, तो उसमें आएगा सिर्फ C डबल बॉन्ड O। तो उसमें C डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा और उसके इस तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप, लेफ्ट में भी एल्काइल ग्रुप, राइट में भी एल्काइल ग्रुप। तो एक एल्काइल ग्रुप को R बोल देंगे तो एक को R डैश बोल देंगे। ये तो जनरल फॉर्मूला होगा इसका। प्लीज नोट दैट अ कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ अ कार्बन चेन। तो कीटोन ग्रुप एक कार्बन चेन के बीच में एग्जिस्ट करता है। सो अ कीटोन मस्ट कंटेन एट लीस्ट 3 कार्बन एटम्स in its molecule, 1 carbon atom of the ketone group and 2 carbon atoms on its 2 sides। तो 1 कार्बन एटम वो तो कीटोन ग्रुप का होगा और 2 होंगे एल्काइल ग्रुप के, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अच्छा, अब इसके बाद देखिए नेमिंग ऑफ कीटोन्स। तो नेमिंग ऑफ कीटोन्स में क्या है कि सबसे पहला जो मेंबर है, अगर हमको उसको कीटोन बनाना है तो कीटोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक एल्काइल ग्रुप लेफ्ट में और एक एल्काइल ग्रुप राइट में कीटोन बनाने के लिए। तो देखिएगा ये होगा ऐसे R C डबल बॉन्ड O और R डैश। तो अब इसका पहला मेंबर लिख रहे हैं CH3CO CH3 CH3CO CH3। ये कैसे,
CH3 CO CH3, ये हो गया। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर एक मजबूरी है हमारी, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये जो हमने देखा ना एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में हमने कहा कि अच्छा एक कार्बन एटम तो इसमें आ ही रहा है, ठीक है, तो हमने साथ में एक H लगा दिया, तो ये हमारा मीथेनॉल हो गया। तो यहाँ पर क्या हम सिंगल कार्बन वाला कुछ कर सकते हैं क्या कि इधर भी हाइड्रोजन लगा दें और इधर भी हाइड्रोजन लगा दें? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो करने से क्या हो जाएगा, सोचो कि बीच में C डबल बॉन्ड O है, हमने इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये तो ये बन गया, तो एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, इसका मतलब ये तो इसका पहला मेंबर नहीं हो सकता, ये तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमने कहा अच्छा चलो फिर यहाँ पर कार्बन लगा देते हैं, चलो तुम्हारी मान ली हमने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया। अब हम कहेंगे कि अब तो बन गया कीटोन, कहेंगे अभी भी नहीं बना। प्रॉब्लम क्या है कि CHO तो अभी भी मौजूद है, CHO तो अभी भी मौजूद है, इसका मतलब ये अभी भी एल्डिहाइड है। अभी कौन सा एल्डिहाइड है? अभी ये वाला CH3CHO वाला, ठीक है, तो ये वाला एल्डिहाइड बन गया। फिर हमने कहा अच्छा तो फिर तो मजबूरी है, फिर तो इधर भी हमको एक कार्बन लगाना ही पड़ेगा, हमने एक कार्बन लगा दिया। इससे क्या समझ में आता है कि कीटोन का जो स्मॉलेस्ट मेंबर है, जो सबसे छोटा मेंबर है, उसमें भी 3 कार्बन एटम हो गए, समझ गए? तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन है तो प्रोपेनॉन, उसमें ONE लगा देंगे लास्ट में, ठीक है, ONE 1 वाला, ठीक है, तो प्रोपेनॉन। This is the first member of ketone family. Its name is propanol. इसका नाम है प्रोपेनॉल, और जो कॉमन नेम है इसका वो है एसीटोन। एसीटोन इज इट्स कॉमन नेम। कहाँ यूज होता है तो सुना है एसीटोन, कहीं नाम सुना है क्या? ये क्या बार माथे पर ये मुँह पर डाल रखे हैं? एसीटोन, एसीटोन जो है, एसीटोन और बताओ नाम। वो जो नेल पेंट रिमूवर आप कह रहे हैं वो क्या होता है? वो होता है इथेनॉल, इथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है वो, ठीक है। और जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, तो कुछ नालायक लोग नेल पेंट रिमूवर पी जाते हैं और पीने के बाद में इधर उधर लुढ़क जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये नहीं, आँखों में दवाई डालते हैं आइटोन, आइटोन एक आई ड्रॉप सुनी है ना। तो किसी भी तरीके का अगर आँखों में इन्फेक्शन वगैरह है या आँखों में ल्यूब्रिकेशन की कमी है तो आप उसमें देखना उसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें एसीटोन लिखा रहता है। आइटोन जनरली हर घर में मिल जाती है दवाई, तो उसमें आप देखना ये एसीटोन मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ है। और नेल पेंट रिमूवर की इतनी गंदी स्मेल होती है, एक जगह अगर कोई बैठ कर अपना नाखून साफ कर रहा है तो पूरे रूम में स्मेल हो जाती है उसकी, ठीक है। अच्छा अगला देखिएगा CH3COC, CH3 CO CH2CH3, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी कि ये जो इथेनॉल होता है, मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल को डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोलते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब कि नेचर से खिलवाड़ कर कर बनाया गया जो अल्कोहल होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। तो मीथेनॉल और इथेनॉल बहुत सारी दवाइयों में, खासतौर पर कफ सिरप जो होता है, कफ सिरप में भी आपको मीथेनॉल या इथेनॉल वो मिल जाता है, उसके कॉम्पोजिशन में लिखा रहता है। और इसलिए अगर कोई कफ सिरप लेने जाता है ना तो उस पर ये कहते हैं कि आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी वो मिलता है, ठीक है। बेनाड्रिल वगैरह तो कोई भी दे देगा, है ना।
बेनाड्रिल वगैरह तो कोई भी दे देगा, कफ सिरप जो डॉक्टर मेंशन करेगा वो वाला 2-4 होते हैं ऐसे। और फिर ये हुआ कि भाई किसी को अपने लाइसेंस की कोई परवाही नहीं है, लाइसेंस मिलता है मेडिकल स्टोर से, किसी को अपने लाइसेंस की कोई परवाही नहीं है तो कोई भी दे देता है किसी को, जी 10 बोतल दे दो मेरे को इसकी, बस 10 बोतल जो है और वो मिला के और बस नशे में कर ली है ना, और नाचना है फिर उसके बाद। तो भाई ये जो काम है ना इस चीज़ का, मैं आपको वैसे भी बताता हूँ और इस चैप्टर में भी है, ये इस चैप्टर में भी है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इंस्टेंटली आदमी अंधा हो सकता है। ऑप्टिक नर्व को सबसे पहले डैमेज करता है इथेनॉल और मीथेनॉल, ठीक है, तो इंस्टेंटली आदमी अंधा हो सकता है। दूसरा, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, पागल भी हो सकता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा सड़क के किनारे कोई अजीब सा आदमी घूमता रहता है, हर कहीं ना कहीं मिल जाता है, खड़ा हुआ पत्थर ही फेंक रहा है ना, और कुछ नहीं तो हवा में लाते चला रहा है जैसे किसी से लड़ रहा हो वैसे ही। तो ऐसे मेंटल हर जगह मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बचपन से पागल हो, वो अक्सर दिखाई दे जाता है इधर यहाँ। हाँ तो उसने कुछ ऐसे ही दवा शवा पी ली होगी कुछ। अगर ये न्यूरॉन्स वगैरह को डैमेज करता है तो यूजुअली क्यों बनता है? हमारे कंजम्पशन में भी डैमेज करेगा। मैं आपको बताता हूँ उसकी लिमिटेशंस होती है ना, उसकी लिमिटेशंस होती है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल कंजम्पशन की बात करने लगे, तो अल्कोहल कंजम्पशन आप कहीं पर भी देखेंगे, फिल्म में भी दिखाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो लिखा रहता है, हर जगह आपको ये सुनने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कई ऐसे एरियाज़ हैं जो मिलिट्री वाले जो हैं, मिलिट्री वाले कई ऐसे एरियाज़ में काम करते हैं, सियाचिन वगैरह बॉर्डर पर जो काम कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ठंडा है, तो ये एक बर्निंग सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इस चीज़ को कंज्यूम करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा उनको बताया जाता है कि भाई तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें इतना 1 ढक्कन 2 ढक्कन वो तुम्हें पानी में मिलाकर पीना है दवाई की तरह। अब उसमें जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, जहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तुम कोई मरने वाले हो क्या? और उसमें कि नहीं मैं तो इतनी पी जाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो शर्त लगा कर शराब पी जाते हैं, ठीक है। उसमें फ़ायदा गवर्नमेंट को होता है, उसको बहुत सारे टैक्सेस वगैरह जो है वो मिलते हैं। तो ये तो एक बुरी आदत है, जिसको लग गई उसको छूटती नहीं, ठीक है। और जिसको लग गई वो दूसरे को उसके फ़ायदे बताता है कि ये इसका फ़ायदा होता है, ज़रूर पीना चाहिए। सर होता है अगर बहुत ज़्यादा सर नहीं, लिटरली अगर किडनी में स्टोन हो जाता है ना तो नहीं वो भी छोटा सा स्टोन हाँ, किडनी का जो स्टोन है ना, वो किडनी का स्टोन है, उसमें ये बताते हैं कि कई लोग कह देते हैं, पहले डॉक्टर्स भी कहते थे कि इसमें आप बियर पी लो तो वो यूरिन का प्रेशर इतना तेज होगा कि वो किडनी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो काम तो पानी से भी हो जाता है, ज़्यादा पानी पी लो, क्या होता है उसको? अरे आपको अगर कहीं लंबे सफ़र में जाना है, मान लो 2 घंटे 3 घंटे जाना है, और आप घर से निकले और आपने कहा मैं 3 गिलास पानी पीकर चलूँगा, 3 गिलास पानी पी लिया, 1 घंटे बाद ही प्रेशर रोकना मुश्किल हो जाएगा, भागोगे, है ना। तो वो तो काम पानी से भी हो जाता है। तो ये बेकार की बातें हैं कि उसके लिए वो कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि अगर मेडिकली कंज्यूम करा जाए उस चीज़ को, भाई जो आदमी बॉर्डर पर लड़ रहा है, -30 -40 डिग्री पर काम कर रहा है, उसके लिए तो नेसेसिटी है। और जो यहाँ घूम रहे हैं आवारा लोग, उनके लिए क्या नेसेसिटी है? सर अगर इंसान को फीवर भी हो जाता है तो वो रम पीता है। हाँ तो अगेन मेडिसिनल यूज हो गया ना, वो नेसेसिटी हो गई, और नेसेसिटी कितनी होती है? वो 1 चम्मच। अरे कफ सिरप 1 चम्मच पीते हैं, उसको कोई ढक्कन में लगा के थोड़ी पी जाता है, बस हो गया काम। चलिए अब उसके बाद देखिएगा, असल में होता यही है। अब आपको कोरोना हुआ ना, कोरोना वायरस में जब ये अरे ये क्या होते हैं, सैनिटाइजर, उस पर लिखा हुआ आने लगा, क्योंकि पता है कि गंवार जमता है गंवार, लेकिन दिमाग इतना बहुत है कि भाई नशा किस चीज़ से होगा वो पता चल जाता है ना। तो वो सैनिटाइजर का ढक्कन खोला, सैनिटाइजर ही पी गए, है ना। और फिर उसके बाद मीम्स बनाकर और डाल रहे हैं, है ना, कि जहाँ पर सैनिटाइजर की हजम है उनका, हाँ जो सैनिटाइजर भी जहाँ पर हजम है जिस कंट्री में, उसका कोरोना क्या बिगाड़ेगा, ऐसे मीम्स बना रहे हैं। बड़े बड़े घरों के जो आवारा लड़के होते हैं,
वो मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेड लेकर जाते हैं, उस पर जो है वो आयोडेक्स मलकर उस पर वो आयोडेक्स खा जाते हैं। मालूम नहीं है? सर आयोडेक्स खा जाते हैं वो ऊपर से। क्लास का लड़का उज्जवल ने ना एप्पल में सैनिटाइजर लगा के खा गया। मैं वही बता रहा हूँ, ये सब जो गलत संगत वाले होते हैं ना, ये उनका ही है। और फिर 10 साल बाद पता चलता है कि और पता तेरे को पता है ये पता कौन है, एकदम 10 साल बाद जब फ्रेंड्स मिलते हैं, ये वो है वो, ये इतना बुढ़ा कि हाँ देख कैसा हो गया है ना। तो वो वही होते हैं, वो ये कहते हैं कि बस सिगरेट के धुएं का छल्ला बना और नशे में ज़िंदगी को उड़ा, बस ये वो वाले होते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं, काम पर आगे लगते हैं। CH3 CO CH2 CH3। किसी का कोई आवारा दोस्त हो तो उसको आइडेंटिफाई करें और उससे दूरी बनाकर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कबीर सिंह जैसी मूवीज़ देखकर ज़्यादा फैसिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं उसने भी तो ऐसा करा था तो मैं भी करूँगा। वो भी तो 3 दिन बाद उठा था मॉर्फिन का इंजेक्शन मार के, मैं भी यही काम करूँगा। ये काम उल्टे सीधे मत कर देना, क्योंकि ये फिल्म स्टार्स जो हैं ये रियल लाइफ में कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं करते हैं, तभी इतने यंग दिखते हैं। CH3 CH3 CO CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 हैं इसमें, क्या बोलेंगे ए गॉड ब्लेस यू, इधर इधर इधर, इसको घूरने से कुछ नहीं होगा, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेनॉल कीटोन। झूठ बोलकर ऐसे कर रहा है कि समझ जाओ आगे। सर प्रोनाउंसिएशन देखो आप टेस्ट करते हैं, इसका आपने टेस्ट है ब्यूटेनॉल। चलिए जी आगे चलते हैं, चलिए जी अगला देखते हैं CH3। इसका कॉमन नेम क्या है, ये इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल। अभी इथाइल मिथाइल क्यों बोल रहे हैं कि एक तरफ तो 2 कार्बन एटम है तो इथाइल हो गया, एक तरफ 1 कार्बन एटम है तो इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। CH3CO एक दो तीन चार पाँच, तो क्या बोलेंगे पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। और इसका कॉमन नेम है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। चलो जी अगला देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। द कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया COOH ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब जरा इनका नेमिंग एक मिनट में मुझे आ रहा हूँ, बंद करो।
अरे उसकी ये बट मेरी है कहीं अरे तेरे को भी तो देखी थी अब इसने मेरी डाल दी शायद जा हाँ ये वीडियो है क्या ये उसने बंदे भाई साहब मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट है मुझे मेरी वीडियो करनी है मुझे उसके साथ आती मैं देख ले मेरी वीडियो है ये स्क्रीनशॉट लेके डाला कि इसकी क्वालिटी देगा पॉज कर दे कहीं से कुछ ही वाह भाई इतना बदतमीजी है तुमने कब से वीडियो मैंने 4 वीडियो अरे मेरे साथ सिर्फ वो निकाला है। ओ भाई मेरी वीडियो चलो इसको भेजी थी हाँ थोड़ा ब्राइट इसलिए बेटा लगा इसकी पीढ़ी के साथ कभी यही नहीं ये तो मैंने कल देखा पर तू तो इससे चला रही थी अरे तो यूट्यूब भी डाउनलोड कैसे होते हैं मैंने कभी ट्राई मैंने भी देखी है क्या कर रहा है यार मुझे निकल चला है अभी पर कैसे सभी चलिए जी अब देखते हैं सबसे पहले नेमिंग ऑफ HCOOH। क्या बोल रहे हो? कुछ समझा
देर से करी थी। बेबी क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला देखिएगा, इसको बोलते हैं ऐसे R सिंगल बॉन्ड COOH। तो HCOH किस तरीके से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एक कार्बन तो पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ पर हम H लगा देंगे। तो H लगाने से क्या होगा, एक कार्बन पहले से ही मौजूद है, और इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एल्केन है, तो एल्केन का E हटा देंगे प्लस ओइक एसिड, ठीक है। तो एक कार्बन है, तो ये कहलाएगा मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड कॉमन नेम क्या, बोलो फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम हो गया इसका फॉर्मिक एसिड। उसके बाद सेकंड देखिएगा, CH3COOH। CH3COOH का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH COOH हो गया। CH3COOH ये हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि दो कार्बन एटम्स हैं, तो इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड कॉमन नेम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अगला देखेंगे CH3CH2COOH। एसिटिक एसिड कहाँ यूज होता है, विनेगर में, विनेगर बनाने के लिए। CH3CH2COOH CH3CH2COOH ये हो गया। तो प्रॉपर्टी कैसे, ठीक है जी। इसका कोई कॉमन नेम वगैरह नहीं है, ये सर है क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है? सर रख दो उसका नाम क्या है? हाँ यार। चलिए जी। कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन वाला तो सारा पोर्शन ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आगे देखता हूँ कि इसके कंपाउंड्स में हमको कुछ करना है या हट गया है उसमें, हट गया। पूरे पेट्रोलियम करवाया है, बता रहा हूँ, देख कर बता रहा हूँ। अरे इतने चेंजेस करते रहते हैं ना, मुझे खुद याद नहीं रहता। नोमेनक्लेचर वगैरह ये सब है। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हाँ जी, सारा कुछ है, क्या हुआ सर, सारा कुछ है। क्या क्या सिलेबस
पूरा सिलेबस सिलेबस की बात हो रही है, पढ़ाई के लिए आते हैं ट्यूशन में, पढ़ाई चल रही थी, हम तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं। सर चलिए इसका आर क्या है? हाँ, एल्काइल ग्रुप को बोल देते हैं आर। पूछ लिया करो, इतना तो ये बता देगा। सर रकून बोलते हैं ये कुछ कैसे चलिए जी, when carbon in any form, coal, coke, charcoal, etc. is burned in oxygen of air, it forms carbon dioxide gas and releases a large amount of heat and sunlight. When carbon in any form, अगर किसी भी फॉर्म में कार्बन हो, अगर उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में बर्न कर दिया जाए तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड सनलाइट। तो C+O2 gives CO2 plus heat plus light, ये आपको पता ही है। फिर उसके बाद देखिए हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, कोल बनता किस तरीके से है, ठीक है। तो हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, क्या हो गया? अरे या तो तुम ढंग से बोलो या फिर पियो मत, ये बेचारी भीग जाएगी। हाँ, मुँह से निकल जाएगा पानी। मुझे नहीं पीना पानी। Coal was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth millions of years ago. तो कोल के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, वो सारे के सारे जब डिके हो गए, डिके होने के बाद जब ज़मीन के नीचे दब गए तो दबने से उसका क्या बन गया, कोल बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर है हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म। तो पेट्रोलियम किस तरीके से बना, पेट्रोलियम का देखिए। इसके पीठ पर हाथ मार दो। नहीं सर जल्दी कर पीने के लिए नहीं निकल गया आई बात कर How petroleum was formed? The petroleum oil and natural gas were formed by the decomposition of the remains of extremely small plants and animals buried under the sea millions of years ago. तो पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस, इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये जो है ना, ये कैसे मिलता है कि अगर समंदर के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स मतलब डिके हो गए, ख़त्म हो गए, उसके बाद वो समंदर में गिर गए, समंदर में गिरने के बाद में फिर वो नीचे चले गए और समंदर के बिल्कुल जो बेस है, जो बॉटम है, वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स वो डिके होते रहे और वहाँ पर जाकर इकट्ठे होते रहे, तो उससे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो बने, ठीक है। तो वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद द फ्लेम और विदाउट द फ्लेम। अभी नेक्स्ट टॉपिक ये करना है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो फ्लेम से जलते हैं और कुछ सब्सटेंसेस बिना फ्लेम के जलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल की बात करें तो कोल में उतना ज़्यादा रिग्रेस फ्लेमिंग नहीं होती, उतना ज़्यादा फ्लेम नहीं निकलता। वहीं हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी फ्लेम के साथ जलती है, फ्लेम मतलब उसमें से आग निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो कोल में से देखिए कि किसी में से आग निकलती है, कोल में से बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कोल में भी आग लगती है, लेकिन अगर मॉडरेट टेम्परेचर के साथ कोल को बर्न करा जाए तो वो धीरे धीरे जलता रहता है। आपने कभी नोटिस करा हो कि जो धोबी होता है ना, जो प्रेस करता है, जिसको कपड़े पे देते हैं, हाँ, तो उसकी जो प्रेस है, उसकी प्रेस में जब वो बड़ी तेज़ी से ऐसे पंखा चलाता है, एक पंखा भी होता है उसके पास हाथ का, तो वो जब पंखा चलाता है तो उसमें से थोड़ी थोड़ी फ्लेम निकलने लगती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बस वो जलता रहता है, उसमें से आग बाहर नहीं निकलती, फ्लेम नहीं निकलती। तो देखिए all the gaseous fuels burn with a flame, but only those solid and liquid fuels which vaporize on heating to form a gas burn with a flame. All the gaseous fuels burn with a flame. तो जितने भी gaseous fuels हैं तो वो सारे के सारे ये फ्लेम के साथ जलते हैं, but only those solid and liquid fuels which vaporize on heating to form a gas burn with a flame. तो जितने भी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो वेपराइज हो जाते हैं हीट करने में, वेपराइज का मतलब क्या है कि इवेपोरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक, ऑन हीटिंग बर्न विद अ फ्लेम, वो सारे के सारे फ्लेम के साथ जलते हैं। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जितने भी लिक्विड्स हैं, इनका क्या है कि अगर इनको रख लिया जाए ओपन में तो ये वेपराइज हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब में फ्लेम निकलती है, जब इनको जलाते हैं तो फ्लेम निकलता है। फ्लेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो ब्लू फ्लेम होता है और एक येलो फ्लेम होता है। दो तरीके के फ्लेम्स हैं, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। अब when the oxygen supply or air supply is sufficient then the fuels burn completely producing a blue flame।
जब ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर हम कहें कि एयर की सप्लाई, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन होता ही है, जब उसकी सप्लाई जो है वो सफिशेंट होती है ना, तो जो फ्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से प्रॉपरली जलते हैं। और जब वो प्रॉपरली कोई भी फ्यूल जलता है तो उसमें से ब्लू फ्लेम निकलता है। तो आपने नोटिस करा होगा कि जब किचन में जो बर्नर हम जो हमारा गैस का जो स्टोव है उसका जो बर्नर है, जब वो बर्नर में से आग निकलती है तो वो ब्लू फ्लेम वाली निकलती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी मतलब ख़ास तौर पर सर्दियों में क्या है कि जो एयर है वो कंडेंस रहती है और उसके अंदर मॉइस्चर में मिक्स रहता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ज़्यादा होती नहीं है सर्दियों में। इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि अगर मिस्ट वगैरह है या कोहरा है तो कोहरे में एथलीट्स को बोल दिया जाता है कि आप रेस्ट करिए, आपको दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कि सुबह सुबह कोहरा हो रखा है और आप दौड़ लगाने चले गए, क्यों? क्योंकि उस टाइम आप जा रहे हैं हेल्थ के बेनिफिट के लिए और आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, ठीक है, तो उसमें तबीयत ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि जब भी कभी फ्लेम को, जब भी कभी किसी भी बर्नर को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, एयर की सप्लाई पूरी मिल रही है, तब जो फ्लेम निकलेगा वो ब्लू कलर का निकलेगा। और जब सप्लाई जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होगी, कुछ उसमें बाधा होगी, तो तब जो है वो येलो कलर का फ्लेम निकलेगा। When the oxygen supply or air supply is insufficient, then the fuels burn incompletely, producing mainly a yellow flame. जब ऑक्सीजन की सप्लाई या एयर की सप्लाई इज इनसफिशिएंट, जब ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर एयर की सप्लाई इनसफिशिएंट होती है, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं होती, सफिशिएंटली ऑक्सीजन या एयर हमको नहीं मिलता है, देन द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम। तब जो फ्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से जलते नहीं हैं और उसमें से ज़्यादातर येलो फ्लेम निकलता है, ठीक है। Those solid and liquid fuels which do not vaporize on heating burn without producing a flame. Those solid and liquid fuels which do not vaporize on heating, जिनको गर्म करने पर वो वेपराइज नहीं होते, तो ऐसे सॉलिड फ्यूल हों या लिक्विड फ्यूल हों, दे ऑलवेज बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, तो उनकी कोई फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये ज़रूर करनी है, मेंशन भी करा हुआ है सिलेबस में स्पेशली। तो सबसे पहला है कंबस्शन और बर्निंग। तो हमें पता है कि कार्बन का कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन है, तो वो तो जलेगा तो है ही, ठीक है, और जलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, water, heat and light is known as combustion. Combustion is also called burning. So most of the carbon compounds burn in air to produce a lot of heat. For example, alkanes burn in air to produce a lot of heat, due to which alkanes are excellent fuels. इस वजह से alkanes जो हैं वो बहुत ही बढ़िया फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं CH4। CH4 तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हमने हीट करा तो ये जलने लगता है। इट गिव्स CO2 plus H2O plus heat plus light। CO2 plus H2O plus heat plus light। तो अब इसको बैलेंस करके देखिए, तो इधर कार्बन का एक एटम है, इधर कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के इधर 4 एटम है, इधर हाइड्रोजन का 2 एटम। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन का 1 2 2, तो 2 + 2 4 हो गया, तो पूरी तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है जी। द कुकिंग गैस LPG, तो ये जो कुकिंग गैस है जो हमारे घरों में आती है वो तो अलग है, वो तो PNG है, बट वो है आपकी पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो द कुकिंग गैस LPG विच वी यूज़ इन अवर होम्स इज़ मेनली एन एल्केन और ब्यूटेन। जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो क्या है? वो एक एल्केन ही है और वो ब्यूटेन होता है।
The saturated hydrocarbons or alkanes generally burn in air with a blue non-sooty flame. नॉन-सूटी फ्लेम का मतलब ये है कि ऐसा फ्लेम जिसमें धुआं, काले रंग का धुआं प्रोड्यूस नहीं होता, उसको नॉन-सूटी फ्लेम बोलते हैं। तो वो तो हमको वैसे भी पता है, नहीं तो पता चला किचन में खाना बना रहे हैं, किचन में काला काला धुआं ही हो गया सारे, ठीक है। तो नॉन-सूटी फ्लेम विदाउट एनी सूट, सूट का मतलब होता है काला धुआं, हाँ, वो SUIT है, ये SOOT है। If, however, the supply of air and hence oxygen for burning is reduced or limited, then incomplete combustion of even. If, however, the supply of air and hence oxygen for burning is reduced or limited, then incomplete combustion of even saturated hydrocarbons will take place and they will burn, producing a sooty flame, giving a lot of black smoke. ठीक है, तो अगर सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दी जाए, रोक दी जाए, तो क्या होता है कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, एल्केन्स वगैरह, ये भी काला धुआं छोड़कर चलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करने लगते हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, द गैस स्टोव एंड कैरोसिन स्टोव यूज्ड इन अवर होम्स हैव टाइनी होल्स और इनलेट्स फॉर एयर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑफ एयर इज अवेलेबल फॉर द कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस स्मोकलेस ब्लू फ्लेम। तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ताकि जो भी हमारे पास ब्यूटेन है या प्रोपेन है जिसको हम फ्लेम की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसको खूब अच्छी सप्लाई ऑक्सीजन की मिलती रहे ताकि वो अच्छे से बर्न कर सके, ठीक है। अच्छा जी, फिर है इफ़ द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इन अवर होम्स आर गेटिंग ब्लैकेंड। तो अगर हम घरों में जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, अगर उनकी बॉटम की बात करें, अगर वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगे, काली होने लगे, तो हम ये समझ जाएंगे इट शोज़ दैट the air holes of the gas stove or kerosene stove are getting blocked and the fuel is not burning completely। तो वो जो होल्स हैं जो ऑक्सीजन के लिए मिल रहे हैं वो ब्लॉक हो रखे हैं, वो ब्लॉक हो रखे हैं कि जो फ्लेम है उसको, जो भी फ्यूल है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस वजह से वो ब्लैक फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी। The unsaturated hydrocarbons, alkenes and alkynes burn in air with a yellow sooty flame, producing black smoke. ठीक, alkene और alkyne black smoke produce करते हैं। Good afternoon। एक कल का ऑफ रहेगा और 24 को है ना दशहरा, 24 का है या 23 का है? 24 का है, तो एक 24 का भी ऑफ रहेगा। Thank you sir। Good afternoon. Good afternoon। Good evening, sir. Good evening। हमारा एग्जाम 24 से शुरू है, कौन सा? 25 से शुरू। 20 से बोल रही मैथ्स का करो, मैथ्स और साइंस का करो। मैथ्स का 6 को। उससे पहले मैं तुम लोगों का टेस्ट लूँ, तुम्हारा एडीपीएस जो है मैथ्स का, जो आ रहा है इसमें, जो आ रहा है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आ रहा है तुम्हारा सर 20 से 20 नंबर। चलो ठीक है। अब जो ये UI हो रहा है इसमें, अरे ऐसे कैसे, ये गलत तरीका फिर ये इसे चला देंगे, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर चलाऊंगा, दिक्कत हो तो बता दें। सॉलिड्स का टेस्ट होगा 25 तारीख को। जैसे ग्रेविटेशन का था ना, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का न्यूमेरिकल वही जो मैंने डिस्कस करवाए, और जो छोटा चैप्टर है चाहे तो वो प्रिपेयर कर लो पहले, ग्रेविटेशन का पार्ट दे दो या दोनों का साथ में देते हो तो सब जैसे कि 25 तारीख को।
ये हमारा मैच नहीं है। नहीं मैंने कंसिडर किया अब भी नहीं है। नहीं है नहीं खेती करते हैं। अरे ट्यूशन ये 3 रोज है। तीसरी रोज हाँ ये हमारा खाने का घर है। अपने साथ हम कैसे बचेंगे? Flat pieces at the narrow edges of the angle. This structure का नाम है and of the angle have diameter of 0.5 mm. तो ये flat piece है इधर भी और इधर भी, ठीक है, एक तरह से जैसे डब्लू होता है ना, तो 0.5 mm and the wide ends are subjected to a compressional force of 50,000 Newton. जो wide ends हैं उसको compressional force लगा रहे हैं 50,000 Newton फोर्स दे रखा है। रेडियस क्या होगा डायमीटर का आधा, तो 0.25 मिलीमीटर, उसको 10 की पावर -3 से बड़ा मीटर आ गया। फोर्स अपॉन एरिया जो ये फेस है बस वो तो हमारा सर्कुलर ही है ना, तो फॉर्म है उसको क्या है उसको।
ये 25 तारीख को क्या पड़ रहा है? ट्यूसडे थर्सडे या सैटरडे में से है कुछ 25 को